हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग जो है ना एक छोटा सा क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, क्या सोचते हैं कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम कभी आता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर चुके हैं ना, पूरा का पूरा सिलेबस छोड़ करके अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, आपके लिए जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे कि हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और इस क्रैश कोर्स के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल टोटल फ्री रहेगा। ठीक है, और आपके लिए मैं कोशिश करूँगा हर एक दिन एक वीडियो तो 100% आएगी आएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई कोई दिन 2 वीडियो 3 वीडियोज़ भी आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन भी जो भी टॉपिक को पकड़ेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, उस टॉपिक को पूरा पूरा क्लियर करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहले पहले क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं आते हैं, उन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन टोटल एकदम आसान तरीका से हो जाए। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भरोसा भी दिलाते हैं हम लोग को कि ये जो है ना, यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको दूसरा और कहीं जगह पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको क्या करूँगा, फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हैं उस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, हम लोग जो 90 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं। ठीक है, और ये 90 डेज में क्या करेंगे, टोटल जितना सारा सिलेबस का जो है उन सभी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, और वहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे सभी को देखेंगे। आज हमने लिया है कौन सा टॉपिक, फिजिक्स का जो टॉपिक लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, मेहनत आप कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, ये लाइन देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, तो पढ़ाई की राह में मेहनत साथी बन जाए, हर मुश्किल आसान सी लग जाए। ठीक है, पढ़ाई की राह में मेहनत मेहनत जो है आपका साथी बन जाए और हर मुश्किल आसान सी लग जाए, और आप बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, टॉप टॉप रैंक जो है वो आपका बन जाए। तो चलिए राजू क्लासेस के साथ क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए आपको मैंने यहाँ पे बताया कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब ये जो हमने टॉपिक लिया है, अब इस टॉपिक से क्या करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग को एग्जाम में किस तरह से लिखना है, आप ये बिल्कुल ऐसा हुबहू छाप भी सकते हो। ठीक है, कोई मतलब जो एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेंगे आज का, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, प्रकाश की परिभाषा, यानी प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की पहले परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसका क्या करेंगे, प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो आकर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का एक परिभाषा लिखिए, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बोलेंगे प्रकाश एक क्या है, कारक है। प्रकाश एक कारक है, क्या है, जो क्या है जी, प्रकाश एक कारक है। ठीक है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, क्या बताइएगा, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर इतना तक देख सकते हो। ठीक है, इतना तक दे सकते हो। ठीक है, देख पाते हैं फिर देख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है।
आप देखिए यहाँ में क्या बताया, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया यहाँ पे। आप यानी कि कोई भी वस्तु को अगर देखेंगे तो वो किसकी सहायता से देखी जाएगी, प्रकाश की सहायता से, यानी कि लाइट नहीं होगी तो आप उसको जो है देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका आपको बस इतना ही लाइन में क्या करना है, इसका आंसर दे देना है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक कारक है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, या फिर हमारी नज़रों में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रकाश से रिलेटेड जो है ना कई सारे क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाला पॉइंट होता है इनको भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ चलिए एकदम करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना पढ़ते हैं पहले। हाँ, पहले देखिए प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप यहाँ में क्या बोलेंगे, अगर तरंग आप कहेंगे तो प्रकाश क्या है आपका, एक तरंग है। क्या है, तरंग है। और कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये आप बताएंगे एक पॉइंट में। ठीक है, बिंदु चुंबकीय, ठीक है, ये याद रखना है, तरंग है। ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आप बता दीजिएगा। और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, कितना होता है, तो आप बताइएगा 3 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, ये भी आपको बताना है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। और दूसरा क्या बताना है, ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है, आपसे अगर बोला जाए तो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको क्या करना है, ये जो है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्या क्या बताएंगे, प्रकाश जो है एक ऊर्जा विद्युत तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में इसकी सबसे चाल जो सबसे अधिक होती है, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये क्या है, जो आपका याद रखना है कि प्रकाश है ये क्या, ऊर्जा का ही एक रूप है और ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये भी बात आपको बताना है। और सूर्य का जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का क्या लेते हैं, यहाँ पे पहुंचने में टाइम लेता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्या है आपका जो एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे जो है बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि आप अगर समझ जाते हैं ना कोई भी क्वेश्चन को तो आसानी से क्या कर सकते हो, इन सवालों का जो है जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तब भी अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की एक परिभाषा लिखिए, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप बताओगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये बताना है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रकाश की विशेषताओं को लिखे तो विशेषताओं में क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि प्रकाश की विशेषताएं निम्न है, निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, तो क्या बताओगे, ये एक तरंग है। और कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद बोलोगे ये क्या ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। उसके बाद ये हमेशा कैसी रेखा में गमन करता है, तो सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, विशेषताएं हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसकी विशेषताएं होगी। ठीक है, तो आप जो है ये भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में आ गया है तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हटाएंगे यहाँ से और फिर दूसरे क्वेश्चन में जाकर के हम लोग जो है इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये हो गया यहाँ पे इरेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना है। अब ध्यान से सुनिए जी, समझिए मेरा बात को। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में याद रखिए, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, आपसे अगर पूछा जाए कौन कौन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो आप अपने
ऐसे जवाब दोगे जैसे कि आपका सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य से भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। उसके बाद जैसे बल्ब, ये जलता बल्ब हो गया, ठीक है, और लालटेन वगैरह हो गया, इन सब से क्या होता है, आपका प्रकाश निकलता है। इनको हम लोग कहेंगे प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये जो स्रोत होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। स्रोत कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर एक याद रखिएगा, प्राकृतिक, एक होता है नेचुरल सोर्स, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है। क्या होता है अगला, मानव निर्मित। दो तरह के होते हैं, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं और मानव निर्मित किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत में ऐसा चीजें आ जाएगा जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन चीजें आ जाएंगी, जो हमें क्या करता है, एक लाइट के रूप में हमें जो है मिलती है, तो वो मिलती है जाकर के आपका सूर्य से, ठीक है। किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। उसके बाद तारा, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और मानव निर्मित किसे कहेंगे, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे हम मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, ठीक है। समझ गए, किसको क्या कहेंगे, इसको मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, देखिए, जलता हुआ लालटेन, एक सेकेंड देखिएगा, और पीछे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जलता हुआ लालटेन हो गया, उसके बाद मोमबत्ती हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ याद रखिएगा कि जलता हुआ होगा, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, उसी तरह से दिया हो गया, उसके बाद बल्ब हो गया। ये जितने सारी चीज़ है, ये सब क्या है, आपका आपका जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, क्या कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित में क्या आएगा, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दिया, ये जितनी सारी चीजें क्या है, आपका मानव निर्मित है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे डायरेक्टली लिखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में। देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी देख करके जो है ना समझ सकते हैं। देखो, इस एरिया में आपको पूरा पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे इसका आंसर लिखना है, कैसे क्या करना है, आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है बताइए, तो ये आपको, चलिए आप लोग के लिए हम यहाँ पे कमेंट में पूछ रहे हैं, बताइएगा कमेंट में कि जो पृथ्वीवासी है, जो हमें जो लाइट मिलता है, हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो लाइट मिलता है, वो प्रकाश मिलता है, वो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सोर्स क्या है हम लोग के लिए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया जा करके इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन सबों को मिटाना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो आप लोग देखते देखते सो मत जाइए और भटक मत जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ये आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा, तभी राइटिंग जो है बहुत खराब हो रहा था। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ना हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम, एक सेकेंड एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, हाँ, चलिए हम यहाँ पे करके लिखते हैं। अब देखिए, आपको शायद और अच्छा से लिखा जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। हाँ, चलिए, झकास आ रहा है। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आप लोग के आसान के लिए, ठीक है। चलिए, अब अप्रतिदीप और प्रतिदीप वस्तुएं किसे कहते हैं, ये हमको क्या करना है, इस सवाल का जवाब देनी है। चलिए, अब हम क्या कहेंगे, कुछ वस्तुएं क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए, कुछ वस्तुएं क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो जो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उन वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसान भाषा में लिख सकते हो, जो वस्तुएं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है।
उत्सर्जित करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि यह प्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, सॉरी प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। ठीक है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल में क्या क्या दीजिएगा, जैसे आप देख लीजिए, जैसे सूर्य हो गया। ठीक है। क्या हो गया? सूर्य हो गया। उसी तरह से आपका सूर्य हो गया। उसी तरह से बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता मोमबत्ती हो गया। ठीक है। ये जितना सारे चीजें हैं वो क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का मतलब सॉरी ये क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे कुर्सी हो गया आपका, उसी तरह से टेबल हो गया, ईंट पत्थर, ये सब क्या करता है, मतलब जब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है। ये हो गया प्रदीप्त और अप्रदीप्त जो क्वेश्चन थे, इसको हमने बताने का कोशिश किया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन था, मैं दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश किया। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, समय कम है तो हम लोग को जो है ना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे करके चलना होगा, मतलब जो है जल्दी जल्दी इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज कवर करना है। और देखिए अभी तक में हम लोग जो है कितना हो गया, 16 मिनट हो गया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला मतलब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। ठीक है। किरण किसे कहते हैं, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है। किसे कहते हैं, तो जो एक सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है। ठीक है। देखिए एक सरल रेखा पर, देखिए सरल रेखा पर चलने वाली, आप यहाँ पे लिख देते हैं हम, सरल रेखा पर चलने वाली, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। ये आपका क्या होगा, इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। उसी तरह से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है। किरण पुंज किसे कहते हैं, समझ रहे हैं, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की जो प्रकाश आता है ना, वो जो सरल रेखा में चलता है तो एक नहीं चलता है, बल्कि क्या होता है, किरणों का कई सारे समूह झुंड बन करके आते हैं। ठीक है। तो आप इसी में आपका इसका जवाब दे सकते हो कि प्रकाश जो किरणों का समूह है, किरणों के समूह को, ठीक है, समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। देखिए अब दो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, किरण कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश है उसको, प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण पुंज, किरण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों का जो समूह है उसको क्या कहा जाएगा, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से जो है दे सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों का समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, आप वीडियो को पॉज करके क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसका जो है आंसर बाद में पढ़ भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, के होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका आंसर आप आसानी से दे भी सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पे समझा देते हैं।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम भी क्या हमने बताया, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और यही जो किरण पुंज है ना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला, देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लिए हम अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होगा, समांतर किरण पुंज होगा। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या क्या, अपसारी, अभिसारी और साथ में तीसरा क्या होगा, समांतर किरण पुंज। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब किसे कहते हैं, ये वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। तो वर्णन देखिए यहाँ पे आपका क्या है, लिखा हुआ है। तो ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे सॉरी इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलता हुआ जाता है। मान लेते हैं ये जो, चलिए यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं इसका हम अगर समझेंगे, अगर मान लीजिए ये एक कोई बिंदु है। अब ये जो प्रकाश की किरण है ना, एक बिंदु से क्या होगा, निकलता हुआ पता चलेगा। ठीक है, बस दूर भागेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये अभिसारी किरण पुंज है, सॉरी अपसारी किरण पुंज है। मतलब एक बिंदु से निकलते हुए आगे जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और मान लेते हैं कि कहीं से एक बिंदु पर आकर के अगर जमा होता है, कहाँ पर, एक बिंदु पे आकर अगर जमा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, ये क्या है, ये क्या है आपका ये आपका हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। मान के चलिए, मतलब एक जगह में जमा होगा, एक बिंदु पर जमा होगा आता हुआ। ठीक है, जितना भी किरणें होगी वो एक बिंदु पर जमा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, समांतर किरण पुंज ऐसे प्रकाश पुंज को कहा जाएगा जो एक किरण जो है दूसरे किरण के समांतर होगी। बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते को एक समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जगह प्रकाश जो पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की जो किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलता हुआ पता चलता है। और समांतर में क्या पता चलता है, जो किरण पुंज होगा एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर के मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है ना, ये जो अभिसारी अपसारी किरण पुंज होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपका, जब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इसका काम होगा, वहाँ पे भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे समझ जाइए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट में। देखिए, रुकना नहीं है बच्चों। देखिए, रुक जाएंगे तो अभी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे और हमेशा के लिए रुक जाएंगे। बस लगातार आपको क्या करना है, मेहनत करना है। और आज मेहनत करिएगा तो कल आपको इसका फल मिलेगा, और वो जो फल होगा बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, सवरदार और मीठा होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग लगातार पढ़िएगा, और इस रास्ता में जो है मैं आपका पूरा पूरा हेल्प करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना कई बार आता है, और ये भी क्या है, एग्जाम में जो है पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश जो है ना सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो आ, वे कण जो है ना, उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, चारों तरफ विकृत कर देते हैं। ठीक है, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए समझिएगा यहाँ पे, हाँ, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, सन है। ठीक है, सन है, और ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है हमारा।
अब मान के चलिए कि यहाँ से जो सूर्य की किरणें हैं, है ना, चलिए इसको हम दूसरा तरह से समझते हैं। हाँ, देखिए मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य है, सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरणें जो कोई भी ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ों में पड़ेगी, मान ली इसमें पड़ा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को जो है ना अवशोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और बाकी चीज़ को क्या कर देगा, दूसरी ओर फैला देगा, ठीक है, क्या करेगा, चारों तरफ फैला देगा। फिर यहाँ पे मान लेते कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे जब ऊर्जा गिरेगी तो ये क्या कर लेगा, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और बाकी को फिर क्या करेगा, दूसरी तरफ में फैला देगा, ठीक है, चारों तरफ फैला देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कोई वस्तु रहेगा ये भी क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा और बाकी को फिर क्या करेगा, दूसरी तरफ फैला देगा। यही घटना जो करते करते क्या होगा, दिन में, ठीक है, दिन के समय में ऐसी जगह में भी हमें प्रकाश यानी सूर्य का रोशनी मिल पाता है जहां पर डायरेक्टली जो है सूर्य का प्रकाश नहीं गिर पाता है। किस कारण से, प्रकाश के परिकिरण कारण से। तो आप इसका अगर पूछा जाए कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने के बाद वो जो प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों तरफ विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को या फिर इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरह से आप इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। इस तरह से आप क्या करिएगा, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, देने की कोशिश करिएगा, आप याद कर लीजिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो हो सकता है कि आपसे जरूर पूछा जाए, ठीक है। तो ये हो गया जगह प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, देखिए ज़्यादा थोड़ा स्पीड में हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि स्लो करेंगे तो जो पूरा टॉपिक है ना वो कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए आज का टारगेट क्या है हमारे पास, आज का टारगेट है जो प्रकाश का परावर्तन है इसको पूरा का पूरा क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे जो होगा वो दूसरे टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, ठीक है, इस पे नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो तीनों चीज को हम क्या करते हैं, एक ही जगह में समझाने का कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। देखो ये जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ का अगर मतलब देखा जाएगा तो ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, ठीक है, और एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी, ठीक है। ये तीन तरह के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब तीनों को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब ये जो प्रकाश है ना हर वस्तु से पार नहीं जा पाता है, ठीक है। इन्हीं के आधार पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला सुनो कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है या पार कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रकाश की किरणें होगी वो आसानी से क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। कैसी पदार्थ है, पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ का अगर तुमसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो पारदर्शी पदार्थ में क्या होगा, पानी, ठीक है। पानी से जब प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, उसी तरह से कांच से भी क्या करता है, ये आसानी से जा पाता है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरह से हवा से भी क्या करता है ये बोलो तो आसानी से आर पार हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। क्या है ये, पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु जिनसे होकर के जो है ना प्रकाश मतलब जब पार नहीं कर सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर पूछे क्या बोलोगे, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें जैसे कुर्सी, दीवार, ठीक है। उसी तरह से आपका जा करके लकड़ी, ईंट, गिट्टी, पत्थर, इन सब से क्या होता है, प्रकाश जो आसानी से पार नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कि क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, पारभासी। अब पारभासी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पारभासी पूछा जाए तो आप कैसे इसका जवाब दीजिएगा, तो पारभासी में क्या होता है, इसका क्या खासियत है, ये जो पदार्थ है ना उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देगा, मतलब ज़्यादा पूरा पूरा होकर के जाने नहीं देगा, मतलब कुछ कुछ भाग को ही प्रकाश की जो कुछ कुछ भाग को ही क्या करेंगे, अपने से होकर जाने देगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पारभासी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पारभासी कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपसे अगर पूछे क्या क्या हो सकता है यहाँ पारभासी में, जैसे आप देखे हो, देखिए दूध हो गया, है ना, धुआं हो गया, ठीक है, उसी तरह से कुहासा हो गया,
कुहासा हो गया, ये सब क्या है आपका बोलो तो, ये आपका क्या है, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, बैलून का रबर, उसके आँख की पलक, ठीक है, ये सब क्या है आपको, आप इसको कह सकते हो ये क्या, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जा करके पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार दोबारा तो जरूर देखिएगा, और साथ साथ जो है ना यहाँ पे भी आपका जो है ना इसका आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, पढ़ के जो इसका आंसर मतलब जो है दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे टॉपिक क्लियर यहाँ तक के लिए। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ तक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए एक लाइन लिखी हुई है, पढ़िए जरूर। ठीक है, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो डर को दिल से निकाल देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले डर को दिल से क्या कर दो, निकाल दो। रास्ते खुद बन जाएंगे तेरे लिए, बस कदम बढ़ाने की ठान लेना। मतलब ध्यान दीजिए, इस ये बात छोटा है लेकिन जो है कहता बहुत बड़ा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या बोलता है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो सबसे पहले डर निकाल दो। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, अरे वाह बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। ठीक है, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, बस क्या करना है, सबसे पहले अपने कदम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है और आगे बढ़ते ही जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज का जो ये टॉपिक हम लोग जो चैलेंज लिए हैं उसको जरूर पूरा करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ तक जो है कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसके बाद प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में जो है जो दर्पण होगा, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते जाएंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा कहाँ तक खत्म करेंगे हम लोग, देखिए ये लंबा वीडियोस हो रहा है हमको पता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या ये टॉपिक है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो है ना, आप जो है एकदम यहीं पे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग पानी उनी साथ में नहीं रखे हैं तो पानी उनी साथ में रख लीजिए, और साथ में पानी पीजिए, और उसके बाद कुछ खाने पीने का है तो खाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए देखिए ज़्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त लेंगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिससे जो हमारा टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो यही पहले हमको समझना पड़ेगा, और इसके नियम को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, एक ही जगह में पूरा पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आता भी कभी कभी, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये क्या है, आपका दर्पण है या फिर कोई भी चिकना चीज़ें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश की जो किरणें हैं यहाँ पे टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, वापस जो है लौट जाता है। ठीक है, क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ी, और पड़ने के बाद क्या हो गया, वापस वो टकरा करके रिटर्न चले गया। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की, ये जो प्रकाश है ना, किसी मतलब कि वस्तु से टकरा कर लौटना, लौटना मतलब जो वापस रिवर्स आ जाती है, इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद वापस लौटने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गया, है ना। ठीक, अब यहाँ पे पूछता है कभी कभी प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखने के लिए, नियम लिखने से पहले आपको हम जो है ना यहाँ पे कुछ कुछ जो टॉपिक में मतलब आता है, यानी कुछ कुछ जो बातें हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहले हम उसी को समझा देते हैं। ठीक है, तब जाकर के आपको जो है आसानी से समझ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक सतह है। ठीक है, ये आपका क्या है, सतह है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे आई, और इस सतह से टकराने के वो वापस लौट गई। ठीक है, तो ये जो किरण है ना, ये टकराने के वापस गई, तो ये किरणों का अलग अलग नाम है। ठीक है, ये किरणों का क्या है, अलग अलग नाम है। इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको हम लोग, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझा देते हैं पहले। ठीक है, और टकराने के बाद जो वापस लौट गया इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है,
क्या कहेंगे इसको हम लोग? परावर्तित किरण। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद मान टकराने के बाद उसका बीच में जो एक लाइन खींचा जाता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लंब या फिर अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इस दोनों के बीच में, इसको हम बदल लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए, ये आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको हम लोग? आपतन कोण। और ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है। ये जो मतलब लंब और परावर्तित किरणों के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। परावर्तन कोण। ठीक है। ये हो गया आपतन कोण। ठीक है। तो ये हो गया जाकर के ये जो पॉइंट था आने के लिए, और ये जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आपतन बिंदु। समझ गए? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझिए ये क्या क्या बातें कहता है। ठीक है। आपसे अगर प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे तो आप बताएंगे ये जो प्रकाश की किरणें हैं, है ना, प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जो वापस लौटती है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। जितना बड़ा आपतन कोण होगा उतना बड़ा परावर्तन कोण होगा। ठीक है। बराबर होते हैं। ठीक है। समझ गए? एक बार देख लेते हैं वीडियोस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ चलिए, आप लोग को तो दिख रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ना मुझे पता नहीं चलता है, मैं आपस में ही बातें कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सामने में नहीं हो, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग से हम बातें करते रहे। ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना जब वीडियो देखिएगा तो आप लोग जो है ना अपने मन में ही हमसे लग रहा है ऐसे सोच के देखिएगा कि सामने हम बैठे हुए हैं आपके साथ और आप जो है वीडियोज़ देख रहे हो। ठीक है। मैं सामने हूँ, और आपको जो भी चीज़ें अगर पूछना हो उसी टाइम में तो आप कमेंट में जो है ना ये चीज़ें बोलते रहिए। ठीक है। जैसे क्या होगा, बाद में हम जब कमेंट पढ़ेंगे तो हम इसका जवाब भी जरूर देंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएंगे ना वहाँ पे भी आपका नाम लेते हुए हम जो है बताएंगे कि इसने जो ये पूछा है और इसका जवाब हमको देना है। ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है। ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है इसका नियम? आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण हो गया। उसके बाद परावर्तित किरण, और उसमें डाला गया अभिलंब क्या हो? तीनों एक ही तल पे होगा। तीनों एक ही तल पे होगा, है ना। तीनों क्या होगा? एक ही तल पे होगा। ठीक है। क्या होगा? तीनों एक ही तल पे होगा। ये बात क्या करता है? इस चीज में बताता है। ठीक है। समझ गए? यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे कई तरह से पूछता है, तो सभी चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में तकलीफ होता है, क्योंकि जो ये जो वीडियोस है ना यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि मेरे पास जो है लिखने के लिए ज़्यादा कुछ मतलब सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तब भी यहाँ पे हम जो है पूरा पूरा एकदम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है ना राइटिंग सुधारते हुए अगला क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे। हाँ, थक गए आप लोग भी? हाँ, मैं तो भाई थक रहा हूँ, लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते जाना है। वीडियोस थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी से आपका क्या होगा? एग्जाम में आएगी, और इसी से जो है आपसे पूछा भी जाएगा जो भी सवाल होंगे। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखिए प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। अब ये हमको यहाँ पे क्या करना है? इसका जवाब देना है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है। और इसका ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे एक ही जगह में देख लेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो आप इस तरह से जवाब देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे देंगे, जवाब देंगे तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसी बिंदु, देखिए हम जो बोल रहे हैं ना वहां पे भी आप समझ सकते हो, बिंदु स्रोत से, हाँ ये राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। आती प्रकाश की किरणें,
प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, क्या बोलिएगा, परावर्तन के बाद, ठीक, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर मिलती है मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि पता चलेगा कि यहाँ पे मिल रहा है लेकिन मिलेगा नहीं, प्रतीत होता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोलते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, इसको प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है ना, दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक, ये दो तरह के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी कभी कभी पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है वो उसी तरह का सेम ही बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप लोग को जो है ना समझ आ जाए, ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े। सुनिए, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे वास्तव में मिलेगा, किसी बिंदु पे क्या होगा, वास्तव में मिलेगा, ठीक है, वास्तव में अगर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी बिंदु पर जब वास्तव में मिले, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है, अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो बताओगे बिंदु स्रोत से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ये जो है ना पर्दे पर प्राप्त कर पाएंगे, किस पे पर्दा मतलब प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त होगा, ठीक है, ये आप बात यहाँ पे नोट कर लीजिए। दूसरा बात ये बोलिएगा, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद इसे जो है ना, ये जो प्रतिबिंब होगा हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, और पार्श्विक परिवर्तन तो होगा ही, पार्श्व परिवर्तन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा, इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, और ये वास्तविक कटान से बनता है, ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए, क्या बताओगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में ये बताओगे, ये जो है ना, मतलब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं, मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। और इसकी प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, विशेषता यह है कि इसको जो है पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा, मतलब इसको हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, बस यही सीधा याद रखिए, इसी से क्या क्या हो जाएगा, जो है हमेशा याद रखना है कि ये वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जा करके प्रतिबिंब किसे कहता है और कितने प्रकार का होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम दोहरा देते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है।
और ये प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं और ये वास्तविक कटान से बनता है। और इसके प्रतिबिंब जो होते हैं ये हमेशा क्या हो, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता हुआ प्रतीत होगा। जिस बिंदु मिलता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, या फिर आभासी प्रतिबिंब। इसको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पीछे कर लीजिए और फिर दोबारा देखिए। और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आपका ये बगल में जो नोट्स रहता है, आप उस जगह से भी पढ़ के आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग हो सकता है कि ना समझ में आए बगल में। ठीक है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो है ना अभी टॉपिक ऐसे चीज को लेके जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछने लायक है, यानी कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, है ना। पूरा टॉपिक करने भी कवर करने बैठ जाइएगा तो आपको जो है फिर से एक साल भरना पड़ेगा, जो आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो दर्पण होता है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं ये हमको समझना है पहले, और उसके बाद फिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं यह समझना है। ठीक है, उसके बाद इनमें आने वाले जो अलग अलग पद होंगे उन पदों को भी थोड़ा सा देखते हुए जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है। ठीक है, ताकि जो है जल्दी ही आसानी से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? नहीं तो पता चले कि हम इधर बक रहे हैं और वीडियोस भी नहीं बन रहा है और आप लोग को जो है कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये शायद पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये वीडियो क्वालिटी बनाने के लिए जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा साधन होता नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग को हम पूरा दे पाए। ठीक है, लेकिन जितना है उतना से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का कोशिश किया जाए। ठीक है, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास साधन जुटते जा रहा है वैसे ही हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, नया नया चीज़ें लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बनाने में हमको बहुत समय लगा है, आज से नहीं बना रहे, कम से कम 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग को जो है लगातार वीडियोस दे पाए। लेकिन होता क्या है कि एक दिन ट्राई करते हैं, दूसरा दिन क्या होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती है, जिस कारण से हम जो है ना फिर इसको रोक देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। और आप लोग को जो है हर दिन लगातार वीडियोस मिलता रहे, ये हम उम्मीद करते हुए जो है वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करने के लिए बस एक ही चीज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए? वीडियोस को लगातार पूरा पूरा देखिए। ठीक है, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स चाहिए नोट्स देंगे, कोई टॉपिक में स्पेशल वीडियो चाहिए उसको हम देंगे। ठीक है, उसके बाद नया हो चैनल में तो सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लीजिए, ताकि ऐसा वीडियोस आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो टाइम जो है कब चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण पढ़ना है, फिर हमको गोलीय दर्पण पढ़ना है, ये दो चीजें होगी। समतल दर्पण किसे कहते हैं सबसे पहले ये हम लोग को देखना है। तो किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की अगर परत चढ़ा देते हैं तो समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, कैसे क्या बन जाती है? अगर एक साधारण कांच लेते हैं हम लोग और उस साधारण कांच में क्या लगा देंगे, साधारण कांच में उसका बैक साइड में सिल्वर ब्रोमाइड लगा देंगे, AgBr लगा देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का अगर परत चढ़ा देते हैं उसका पीछे में, ठीक है, दर्पण का जो पीछे होता है उसमें अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये समतल जो दर्पण होगा ये सपाट होगा, पूरा प्लेन होगा। ठीक है, तो इसका यूज भी अलग अलग जगह में हम लोग करते हैं।
तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप सैलून वगैरह में, घर में नॉर्मल जो ये जरूरत मतलब करते हैं वो सब जगह में इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से जो है इस क्वेश्चन मतलब जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा परत चढ़ाया जाता है, तो आप AgBr यानी कि बोल सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कई बार पूछा गया है और शायद पूछा भी जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे उसी चीज को पहले देख लेते हैं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। कहाँ पर प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है मतलब कैसा बनता है, इनकी विशेषताएं क्या क्या होगी, ये चीजें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, कैसा होता है प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, आकार के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब राइटिंग भी शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए उत्तर जैसे हम लिख नहीं रहे तो ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा करके सुधर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग सुधर रहे हो, ज़्यादा एग्जाम में लगातार पढ़ रहे हो, वैसी तरह से ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वस्तु जो प्रतिबिंब होगा ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होगी, सीधा प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, कैसी प्रतिबिंब बनेगी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो इसके प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब पर्दा पर क्या होगा, ये प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब है, प्राप्त नहीं होगा, ये बात रखना है। अब पर्दा में प्राप्त नहीं होता है तो यानी कि ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जितना आगे रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पीछे बनेगा। ठीक है, उतना पीछे, उतना पीछे बनेगा जितना आगे रहेगा। ठीक है, जितना आगे, समझ गए। तो ये हो गया समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं लिखे, एक बार हम दोहराते रहे। ठीक है, कहीं के बस दोहर जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बोलिएगा कि दर्पण जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, उसके वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद वस्तु की अपेक्षा ये सीधा बनेगा, सीधा बनेगा इसलिए इसको हम प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसका ये जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी होता है। और ये जो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु जो है आगे रहेगा, दर्पण के आगे रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको यहाँ तक समझ में तो जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, जो पढ़ने वाले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसको कहा जाएगा, ठीक है, गोलीय दर्पण किसको कहा जाएगा, उस दर्पण को कहा जाएगा जिसकी परावर्तक सतह क्या होगा, कोई खोखला गोले का एक भाग होगा। ठीक है, क्या होगा, खोखला गोले का भाग होगा। मान लेते इसी, ये गोला है, इसी को हम लोग दो पार्ट में अगर बांट लेंगे तो ये दो भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे जो है ना, इस ये जो गोलीय दर्पण है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में बांटते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। ठीक है, चलिए दो भाग में कौन कौन होता है, इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, हाँ यहाँ तक तो अभी दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे और कुछ लिखा नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग इधर करके लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए तो गोलीय दर्पण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये मान लेते हैं क्या है, आपका गोला है,
इसको हम लोग दो पार्ट में जब बांटते हैं, ठीक है, दो पार्ट में जब हम लोग बांटेंगे तो इधर वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे अवतल, और इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे, ठीक है, सॉरी उत्तल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो परावर्तक सतह होगा, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा, कैसा होगा, धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ, है ना, और बाहर की तरफ क्या होगा, उभरा हुआ रहेगा। इसका क्या होगा, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा और अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे उत्तल और इसको हम लोग कहेंगे अवतल, ठीक है। ये दो तरह का होता है, बस इतनी ही बात अभी हम लोग याद रखते हैं। बाकी जो है इतना सारा चीज़ देख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा चले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग f लिखते हैं और उसका जो वक्रता त्रिज्या है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। संबंध क्या है, तो यहाँ पे जो आप बता सकते हो इसका जो संबंध होता है f बराबर r/2 होता है। ये आपको बस सिंपल अभी तक के लिए इतना ही याद रखना है। बाकी हम लोग जो है बाद में इसके बारे में हो पाएगा अगर यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है अलग से कोई वीडियो बना करके जो है ना क्या करेंगे, इसको जो है कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नोमिनिकल पार्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो है ना जब हम लोग बनाएंगे दोबारा वीडियोस, तो वहाँ पे आपको हम पूरा डिटेल्स में समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए अभी आगे जो हम लोग जो वीडियोस देखेंगे वहाँ पे जो है ना, ठीक है, वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, f बराबर r/2, ये सब चीज़ें पूरा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब जाकर के क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारा जो है जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी सॉल्व करना बाकी रह जाएगा, शायद आज के लिए इतना कवर नहीं कर पाएंगे, लग रहा है ऐसा ही। कितना बड़ा वीडियोस हो गया एक बार देख लेंगे। 1 घंटा पूरा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोग मेरा साथ है तो हम क्यों पीछे हटे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है, जो हम वहाँ पे नहीं बता रहे थे, यहाँ पे आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे अवतल दर्पण की विशेषताएं को बता देते हैं, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है, तो ये किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसका जो दर्पण होती है ये क्या करता है बोलो तो, जैसे ये प्रकाश की किरणें जब आएगी तो वो क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर जमा करेगा, किसी एक बिंदु पर क्या करता है, जमा करता है, ठीक है, यानी फोकस पर क्या करेगा, ये जमा करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस कैसी होती है, ऋणात्मक, ठीक है। फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी माइनस में होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये वस्तु एवं वस्तु का जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह प्रतिबिंब बनाता है। ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक बनाता है और साथ में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक बनाता है, ठीक है, दोनों तरह प्रतिबिंब बनाता है। जब वास्तविक बनाता है इसका मतलब क्या होगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, और अगर काल्पनिक है तो इसका मतलब ये सीधा बनाएगा, यानी कि उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब ये बना सकता है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण में जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा, समान आकार का बनेगा, बड़ा भी बनेगा, ठीक है। जब हम लोग ये टॉपिक जब क्लियर करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, केंद्र है, नहीं सी है, यहाँ पे आर है, सॉरी ये एफ हो जाएगा। जब इसको क्लियर करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, जब ये प्रतिबिंब वाला चैप्टर में आएंगे, मतलब वहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आरेख की बनावट देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना पता करेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि ये सब क्वेश्चन का क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस उतना ही देखना है हमको, अभी ज़्यादा अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ में पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का कई सारे उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो है अलग अलग स्थान में करते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह होता है ना, गाड़ी
कि हेडलाइट में जितनी भी गाड़ी होते हैं वहाँ का हेडलाइट देखते हो जो, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी तरह से डॉक्टर वगैरह जो होता है ना, जो रोगियों का आँख जांच करता है, कान जांच करता है, नाक जांच करता है, तो वहाँ पे यहाँ तक कि मुंह का भी जो जांच करता है, वहाँ पे जो मतलब जो टॉर्च होते हैं ना, उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हजामत बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में भी कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सौर भट्टी में, सौर भट्टी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सौर भट्टी बनाने में। उसी तरह से टॉर्च वगैरह जो होता है वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट वगैरह में। तो कई सारे इसके उपयोग है, ठीक है। तो तुमसे अगर कहा जाए कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, तो बताओगे गाड़ियों के हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के द्वारा रोगियों के कान नाक आँख मुंह जांच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, सौर भट्टियों में, सर्च लाइट वगैरह में, यहाँ तक कि हर एक जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद भी आ गया होगा और रह जाएगा आप लोग को। चलिए, यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। ये टॉपिक को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना आपको काट मतलब जो है स्केल वगैरह, उसके साथ साथ जो बनावट की जो चीज़ें चाहिए वो भी मतलब होना ज़रूरी है, तब जाके ये समझ में आता है। तो उसको हम लोग देखेंगे दूसरे टॉपिक में, ठीक है। जब हम लोग सभी चीज़ लेकर के कटा कंपास वगैरह लेके बैठेंगे, तब हम पे जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक समझ में आ गया है हम लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की भीतरी सतह को हम लोग रजतित करने से उत्तल दर्पण बनते हैं, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए, ये वाला भाग अगर हम लोग कलर कर देंगे, तो बाकी जो दर्पण बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, ये क्या है आपका अवतल सॉरी उत्तल दर्पण है, क्या है ये, उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना जितने भी जो किरणें हैं, ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह में फैलाता हुआ पता चलता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसको। देखो ज़्यादा टाइम हो गया ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हड़बड़ में कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हम रात में वीडियो बना रहे हैं, तो 11 बज चुका है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तल दर्पण की विशेषताओं में अगर पहला देखा जाए अगर, तो बताओगे इसका जो फोकस दूरी होता है एफ जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, यानी धनात्मक होती है। दूसरा बात ये बताओगे, इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, वस्तु से क्या होगा, छोटा होता है। उसके बाद इसमें जो है केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आप बोल सकते हो क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा। अब बताइए, जब सीधा प्रतिबिंब होगा तो इसे हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा। तो ये 5 आपको विशेषताएं क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। बताओगे इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका ये जो प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और साथ साथ ये आभासी जो होगा तो वो सीधा प्रतिबिंब होता है, इस कारण से इसको हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के इसका जो है मतलब विशेषताएं होंगी, ठीक है। और इसका उपयोग पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। और उपयोग का जो है ना पूरा डेफिनेशन के साथ पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग लिखना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। थक चुके हैं हम यार, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये हम लोग को क्या करना है, पहले बताना है। तो किसी छोटे स्थान में ज़्यादा जगह को दिखाने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। मतलब छोटा जगह है, ठीक है, मतलब छोटा पॉइंट है, और बड़ा क्षेत्र को दिखाना है, मतलब बड़का सा जगह को हम लोग क्या करेंगे, अगर दिखाना चाहेंगे छोटा करके, तो उसको उस जगह में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है, ये जो है ना, मतलब छोटा जगह में ही बड़ा चीज़ों को दिखाता है।
इसलिए हम लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है ना, गाड़ी वगैरह में लगाते हैं, ठीक है। गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर मतलब जो बगल में जो आपका आईना लगा होता है, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण होता है, क्यों होता है, क्योंकि पीछे से आड़ी जो बड़ा क्षेत्र का जो है ना वस्तु को क्या कर पाता है, एक ही जगह में ये आसानी से मतलब दिखा देता है। इस कारण से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना आसानी से वो क्या कर पाता है, पीछे की चीज़ को देख लेता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं। किस में करते हैं इसका इस्तेमाल, स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखा जाए कुल मिलाकर के साइड मिरर के रूप में और स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के इसका उपयोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको ये जो है ना समझ में आया होगा। थोड़ा हड़बड़ करके अभी थोड़ा देर जो वीडियोस बना है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं उत्तल दर्पण की जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और ये जो है ना वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो है इसका पर्दे के ऊपर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पर्दे के ऊपर यानी कि पर्दा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात भी आपको क्या करना है, तो याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटा सा बात था, इसको आप याद जरूर रख लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन के बारे में। किसके बारे में, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, ठीक है। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो ये जो है ना वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु है और वस्तु जो है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h2 है, ठीक है। क्या है, h2 है। तो आपसे अगर बोला कि आवर्धन क्या होगा तो आप बताइएगा h1 बटे h2 का मतलब जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा, ठीक है। तो और ये जो आवर्धन होता है ना, ये आवर्धन कभी धनात्मक होगा और कभी ऋणात्मक होगा, ठीक है। देखिए धनात्मक हो गया तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, वो सीधा होगा, ठीक है। वो सीधा होगा, इसका मतलब वो कौन सा दर्पण होगा, तो आपका उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद मान लेते हैं धनात्मक ऋणात्मक होगा, इसका मतलब वो इसका मतलब वो क्या होगा बोलो तो प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा किस में बनता है, तो वो हमेशा बनता है किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों का आंसर जो है आसानी से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में या के लिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा छोटा बात था यहाँ पे। आवर्धन की परिभाषा लिखने के लिए आपको दिया जाएगा तो आप आसानी से लिख सकोगे, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बराबर h1 बटे h2 हो जाएगा, ठीक है। सीधा और सिंपल था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बात को हम लोग जो है देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस ये पूरा चैप्टर का जो वीडियो है जो है हम वहाँ से देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे कुछ कुछ क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका परिभाषा हमने कुछ देर पहले ही जो है सीखा है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है ना वो क्या होता है, गोलीय होता है, ठीक है। सीधा आप बताओगे, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो है ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, मतलब दो तरह के, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, ठीक है। एक अवतल और एक उत्तल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ये फॉर्मूला से होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर निकालेंगे तो 20/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए कितना निकलेगा, 10।
यानी इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको आप आसानी से जो है समझ सकते हो। ठीक है, तो गोले दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये था आपका ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, जो इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए क्यों वरीयता देते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको हमने बताया कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वाहनों का जो है ना साइड मिरर के रूप में करते हैं। वाहनों में कहाँ पे, जो साइड मिरर होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अब लगाने का रीज़न क्या है, ठीक है, ये इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या बताओगे, जो वाहनों में उत्तल दर्पण लगाने का रीज़न यही होता है क्योंकि वो जो है ना सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है। ठीक है, और ये पीछे से आ रही, ठीक है, बहुत दूर की वस्तु को क्या कर सकता है, छोटा सा जगह में जो है आसानी से दिखा सकता है। जिस कारण से जब हम लोग वाहन चलाते हैं ना, तो आगे देख करके नहीं, उस दर्पण में देख के, मिरर में देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे आ रही वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं और वाहन जो सुरक्षित ढंग से चला सकते हैं। इस कारण से क्या करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए वरीयता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, इस कारण से ही हम लोग इसको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो था यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल और उत्तल में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपको अंतर बताना है दोनों में, क्या क्या इसका अंतर हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान के चलो कि अगर पूछा जाए तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है भीतर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। भीतर की तरफ क्या होगा, भीतर वक्रित। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर इसका अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। किधर होता है, बाहर वक्रित। ठीक है, आप दोनों को तुलना करके जा सकते हैं यहीं पे। उसके बाद देखो, इसका दृष्टि क्षेत्र यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है, कम होता है। दृष्टि क्षेत्र अगर क्या बात की जाए तो क्या होता है, कम होता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, उत्तल का। ठीक है, काफी बड़ा। ठीक है, उसके बाद इसमें बताओगे, इसमें जो है ना हमेशा क्या ऐसा प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो आपका अवतल दर्पण है तो इसमें जो है ना आभासी, ठीक है, आभासी, उसके बाद वास्तविक। ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। सीधा भी बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा, दोनों तरह बना सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इसका अगर पांचवा पॉइंट आपसे कहा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, अभिसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, तो ये बात आप भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज बहुत जगह में होता है। ठीक है, तब भी हम यहाँ पे लिखेंगे गाड़ी के आगे में यूज किया जाता है। गाड़ी का कहाँ पे किया जाता है, आगे, और आगे देखने के लिए। और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, ये गाड़ी के पीछे देखने के लिए करते हैं। किस में देखने के लिए करते हैं, पीछे। ठीक है, तो ये यही अंतर आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से पूछा जाता है और आप आसानी से देंगे। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर, तो आप इसका जवाब पूरा पूरा मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करना है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा देर रुक करके या फिर वीडियो पॉज कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका आंसर आसानी से याद कर सकते हो, और साइड में तो आपका लिखा हुआ है, आप इसको देख कर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो इसका। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन को हम छोड़ के जा रहे हैं, कारण ये है कि पूरा क्वेश्चन अगर करने बैठ जाएंगे तो समय हमारे पास बचेगा नहीं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो देखो इस संबंध को प्रूफ करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, क्या करेंगे, इसको संबंध को बाद में प्रूफ करेंगे। आप सिर्फ अभी ये जान लीजिए कि इसका एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, बस ये याद रखिए। आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है,
वाह! चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अवतल दर्पण का 3 उपयोग, ठीक है? अवतल दर्पण का 3 उपयोग, दर्पण का 3 उपयोग, ठीक है? बता सकते हो कौन-कौन से 3 उपयोग होते हैं यहाँ पे इसका? तो मेरे ख्याल से आप आसानी से ये बता सकते हो, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे इसका जो है ना यूज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हजामत बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ा-बड़ा जो सैलून वगैरह होता है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका ये करने के लिए। उसके बाद सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सौर भट्टी में। उसके अलावा आपका जो है गाड़ी का हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? हेडलाइट, सर्च लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हेडलाइट में भी करते हैं और साथ-साथ सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? उसके बाद डॉक्टर वगैरह जो है ना इसका आँख, कान, नाक की जाँच के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, जो आपका 3 पूछा गया तो आप कई सारे लिख भी सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया जा कर के इसका आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती के रूप में क्यों करते हैं? क्या कारण है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि देखो, अब अवतल दर्पण का खासियत क्या है कि अवतल दर्पण का खासियत होता है कि वो जो है ना कहाँ पे रखने पर बोलो तो, अगर फोकस पर रखेंगे, ठीक है? दर्पण में एक फोकस पर रखते हैं तो दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, सॉरी फोकस और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो वहाँ पे जो है ना प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से होता है क्या है कि पीछे मतलब जितना हम लोग सामने रखेंगे उतना मतलब जो है सॉरी पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और जब चेहरे के दर्पण के फोकस पर ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो चेहरा का जो बड़ा और सीधा दिखाई पड़ने लगता है। इस दर्पण को हम लोग हजामती रूप में करने का रीजन यही है कि जो चेहरा का जो छोटा छोटा बाल भी है वो बड़ा दिखाई देने लगता है और बाल काटने में उस समय जो है ना मतलब सहूलियत होता है, आसानी से इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, जो है ना इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इस कारण से क्या करते हैं, उसका जो यूज हम लोग मतलब जो है दर्पण में करते हैं, ठीक है? हजामती के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? आप ये देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, ठीक है? यहीं पे आपका लिखा हुआ भी है। तो आप अगर आपको आसानी से आसान भाषा में दे सकते हो तो बोलोगे कि अवतल दर्पण जो है क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण से जो है वो क्या करते हैं बोलो तो मतलब चेहरे के छोटे छोटे बाल भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये था आज के कुल मिला करके जो पहला दिन था हम लोग का, ठीक है? पहला दिन जो है इतने ही सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, डिस्कस किए। बाकी फिर इसका वीडियोस आएगा, ठीक है? ये वीडियोस में हम लोग ये जो जितना प्रूफ करने वाला बात है वो सभी चीज़ें प्रूफ करेंगे। और एक वीडियो आपका वो भी आएगा जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। और आपको नहीं समझ में आया तो नोट्स ज़रूर पढ़िए, है ना? और वहाँ से आप क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएँगे। आप अगर कोई विशेष टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपके लिए विशेष टॉपिक से वीडियोज़ भी बना देंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है? डे 2 हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है? क्योंकि यही समय है आपका मतलब फ़ोकस करने का, ठीक है? अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।